हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस वीडियो में हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मेनली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। जो पॉलीमर है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मेनली क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर उपस्थित हैं उनका मीन होता है, मध्य होता है। तो मीन मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। जो ये मीन मॉलिक्यूलर वेट है वह दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। पहला नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले हम पढ़ रहे हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं mn बार के द्वारा। ठीक है, तो किसी भी पॉलीमर का नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इस सूत्र के द्वारा दिया जा सकता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। mn बार इज इक्वल टू स्मॉल n1 कैपिटल M1 प्लस स्मॉल n2 कैपिटल M2, और जो आपके सामने लगातार दिख रहा है आप देखें इसको, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश 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 nn। ये मान के कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सपोज n है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे n1 n2 n3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफरेंट हैं उसके कितने कितने नंबर हैं उस पॉलीमर के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और m1 m2 m3 का रिप्रेजेंट कर रहा है उन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, जैसे पॉलीमर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके उनके डिफरेंट के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिप्रेजेंट्स n1 n2, और कितना मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है m1 m2। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं mn बार इज इक्वल टू सिग्मा ni mi अपॉन सिग्मा ni। मतलब इसका मतलब यही होता है कि फ्रॉम n1 n2 से लेके n3 तक। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो भी आपको हमने बताई, इस परिभाषा से यह नजर आता है कि यह लो मॉलिक्यूलर वेट को इम्पोर्टेंस दे रहा है। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ऐसा नजर आता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट को इम्पोर्टेंस दे रहा है। कैसे देखें आप कि यदि किसी पॉलीमर में सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके मॉलिक्यूलर वेट एक का 100 है एक का 10,000 है, तो क्या होगा इस परिभाषा से mn बार इज इक्वल टू 100 प्लस 10,000 अपॉन 2, और देखेंगे तो क्या होगा 50-50, मतलब 10,000 अपॉन 2 इज इक्वल 50-50। मतलब कि जिसका एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 100 है एक का 10,000 है और टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 10,100 है। तो 10,000 वाले जो मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल है वो 10,100 में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, करीब 90% कंट्रीब्यूशन है उसका मॉलिक्यूलर वेट में। परंतु आपका पूरा जो हम निकाल रहे हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है 50%, दोनों का बराबर आ रहा है। तो ये हम देखते हैं कि परिभाषा से ये नजर आता है कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल को इंपॉर्टेंस देता है। सेकेंड इज वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं mw बार के द्वारा। और mw बार आप देखें आगे लिखा हुआ है सूत्र के अनुसार वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किसी पॉलीमर का इस सूत्र के द्वारा हम निकालते हैं, दैट इज स्मॉल m1 कैपिटल M1 प्लस स्मॉल m2 कैपिटल M2 प्लस डैश 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 स्मॉल mn कैपिटल mn अपॉन m1 प्लस m2 डैश। ये देखिए यहाँ कैपिटल m1 m2 m3 तो जैसा कि पहले भी बताया अभी आपको, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, और स्मॉल m1 m2 m3 क्या है, वेट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके वेट हैं। ठीक है, तो स्मॉल m जो है और यदि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पॉलीमर के अंदर हैं उसके जिनके वेट हैं आपके m1 m2 m3 है, उनके यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 n2 n3 है तो क्या हो जाएगा, पहले मॉलिक्यूल का वेट स्मॉल m1 इज इक्वल टू n1 इंटू कैपिटल M1, इसी तरीके से स्मॉल m2 इज इक्वल टू n2 इंटू कैपिटल M2, और इसका मान यदि हम आपकी पहले वाली इक्वेशन में रखें तो क्या हो जाएगा, हमारा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n1 m1 स्क्वायर m1 क्या मॉलिक्यूलर वेट। मतलब क्या किया हमने, जो वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को था उसको हमने जो आसानी से हमारे पास में वैल्यूज आ सकती है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें कन्वर्ट कर दिया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू सिग्मा ni mi स्क्वायर अपॉन सिग्मा ni mi, और वो जो हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट था वो क्या था, सिग्मा ni mi अपॉन सिग्मा ni।
तो इन दोनों सूत्रों से कंपेरिजन करने पर आप देखेंगे और आपको लगेगा कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर इज ग्रेटर देन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर। ओके, नाउ methods for determination of molecular weight of macromolecules. There are many, that is osmotic pressure method, viscosity method, light scattering method, sedimentation और ultra centrifugation method. हम यहाँ पढ़ रहे हैं पहला osmotic pressure method. Okay, because of high molecular weight of polymers, जो polymers के molecular weight बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। ये सारी क्या है हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अनुषंग गुणधर्म हैं और इसके द्वारा हम किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। परंतु पॉलीमर्स के हर मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का उपयोग करते हैं। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह परासरण दाब विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब एक शुद्ध विलायक को हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ उसके विलयन को रखते हैं तो परासरण दाब शुद्ध विलायक की ओर से बढ़ता है, मतलब शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब ज्ञात कैसे कर रहे हैं हम ये देखें। सेलोफोन हम किसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? हाफ परमेबल मेम्ब्रेन के लिए हम सेलोफोन यूज कर रहे हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में, जिसके थ्रू ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन पास। जो विलायक है उसके मॉलिक्यूल्स ही जाते हैं और इम्प्योरिटी ऑफ पॉलीमर भी जा सकती है, परंतु लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल इसके अंदर से का विस्तृत नहीं होना चाहिए, उसका विसरण इस झिल्ली में से नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अर्ध पारगम्य झिल्ली का निर्धारण इसी तरीके से सिलेक्शन इस तरीके से करना चाहिए कि सिर्फ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट्स ही उस झिल्ली में से पास हो सकें। नाउ अकॉर्डिंग टू वांटॉफ ने परासरण दाब के लिए जो सूत्र दिया, दैट इज P इज इक्वल टू CRT/M, दिस इक्वेशन 1। यहाँ P क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर, M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट उस सॉल्यूट का जिसका हमें निकालना, मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट जो हम निकालना चाहते हैं। R इज गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नाउ above this equation, that is P is equal to CRT/M is applicable for normal solutes of low concentration, that is up to 1% concentration। जो पॉलीमर्स हैं जिनकी लो कंसंट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स इवन इफ देयर कंसंट्रेशन इज वेरी लो। यदि कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है तो उसके लिए यह सूत्र एप्लीकेबल नहीं है, चाहे उसकी कंसंट्रेशन कितनी ही कम क्यों ना हो। सो द इक्वेशन 1 इज रिटन एज लिमिटिंग लॉ। को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि P/C लिमिट C टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू RT/M। ठीक है, तो अब हम यदि कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी मॉलिक्यूलर पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट, तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे जो हमारे पास में पॉलीमर है उसके डिफरेंट कंसंट्रेशंस के विलयन बनाएंगे और उस डिफरेंट कंसंट्रेशंस के विलयन बनाकर हम उसके क्या है डिफरेंट कंसंट्रेशंस के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर लेंगे। तो माना कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस क्या है? C1, C2, C3 और इसके ऊपर इस पर जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात किया वो क्या है? P1, P2 और P3 है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर विधि से हम ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे? P एक ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में? P/C एंड C के मध्य में, क्योंकि C हमने अपने आप निकाला, डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाए हैं, P हमने ऑस्मोटिक प्रेशर विधि से हमने ज्ञात किया है, तो हम P/C और C के मध्य में एक ग्राफ बनाएंगे जो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और जब जहाँ मिलती है उसके बाद में जो स्ट्रेट लाइन जो हमें मिल रही है उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे 0 की तरफ। तो हमें क्या देखिए, दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे कि हमें एक्स्ट्रापोलेशन उसको कहते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से चल रही है यहाँ तक, तो ये मानते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलेगी और इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। तो हम जब एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं इस ग्राफ को तो हमें क्या मिल रहा है? अंतःखंड मिल रहा है, इंटरसेप्ट मिल रहा है, दैट इज उसका मान डायरेक्टली किसके बराबर होता है? P/C लिमिट C टेंडिंग टू 0 के बराबर है। और जब इसका मान हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, दैट इज जो हमारी अभी आपने इक्वेशन देखी थी इसके अंदर, क्योंकि ये देखिए
इसमें इसका मान हमने इस ग्राफ से निकाल लिया, आर का मान हमें पता है, टी का मान हमें पता है, तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। और दिस मॉलिक्यूलर वेट इज मेनली नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। जो ये ज्ञात करते हैं वो क्या है, MN, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, और ये देखिए आपके सामने दिया गया है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से ज्ञात कर रहे हैं। ये एक एपरेटस दिया गया है, एक थिसल कीप है जिसको उल्टा लटकाया गया है। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से इसको हम बंद कर लेते हैं, जिसको कि हमने सेलोफोन का लिया हुआ है, और इसको एक सॉल्वेंट के अंदर लटका देते हैं। और ये क्या, मार्क्ड कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, और इसमें हम विलियन भर लेते हैं, और जैसे ये सॉल्वेंट के अंदर इसको हम लटकाते हैं तो क्या होता है, ये सॉल्वेंट जो है वह किधर जाता है, यहाँ से विलियन की तरफ जाता है, जो पॉलीमर का सॉल्यूशन है जाता है, और इसके एच में जो कैपिलरी ट्यूब का जो तल है उसमें वृद्धि होती है। डिफरेंट कंसंट्रेशंस के विलियन को जब हम लेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेंगे हमको। और ऑस्मोटिक प्रेशर किससे ज्ञात करेंगे, HDG, एच का मान निकाल लेंगे हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस के विलियन के लिए। डिफरेंट कंसंट्रेशन के विलियंस हमने यहाँ भरे, सॉल्वेंट हमने यहाँ लिया, एवरी टाइम हमने इस H के तल को ज्ञात किया, और HDG सूत्र के द्वारा हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर लिया। और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने के बाद में हमने P/C ज्ञात किया, और P/C के बाद P/C और C के मध्य में एक लाइन ग्राफ खींचा, जो स्ट्रेट लाइन आता है उसको एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट करने पर हमें एक अंतःखंड प्राप्त होता है जिसका मान डायरेक्टली क्या हो गया, P/C लिमिट C टेंडिंग टू 0 हो गया, और उसका मान हम सीधा इस इक्वेशन में रखेंगे। R का मान हमें पता होता है, T का मान हमें पता होता है, तो हम किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।